नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्रांट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय ने सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्विलांस तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष लोक प्रशासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जा रहा है उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेता आशा नौटियाल, कांग्रेस के मनोज रावत, निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन सिंह चौहान और उत्तराखंड क्रांति दल के डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के नामांकन के पहले दिन 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें यूकेडी के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी सबसे पहले नामांकन करने पहुंचे, जहां उन्होंने परंपरागत ढोल दमों के साथ जुलूस निकाला। नामांकन के बाद उन्होंने ये कहा कि वो उत्तराखंड में मूल निवास, भू कानून, गैरसैंण को राजधानी बनाने और यूसीसी ड्राफ्ट में आवश्यक संशोधनों के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। तमाम पार्टियों के बड़े नेता इस दौरान उनके साथ दिखे, जिसमें सीएम धामी से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल रहे। तो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी नामांकन किया और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर यह आज नामांकन किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान ने भी पर्चा भरा और इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भी नामांकन किया। तो कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत और बीजेपी की तरफ से आशा नौटियाल ने नामांकन किया। और निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो त्रिभुवन सिंह चौहान ने भी पर्चा दाखिल किया। तो पार्टियों के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीजेपी प्रत्याशी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो केदारनाथ उपचुनाव पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई और इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने भी नामांकन किया। तो आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और आपको बता दें कि उपचुनाव महज कुछ ही दिन शेष बचा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको यह बता दें कि आशा नौटियाल जो है वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और मनोज रावत जो है वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। और उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी की गई, नामांकन हुआ और अब जमीन पर उतरकर नेता प्रचार प्रसार करेंगे। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। तो
तो कांग्रेस से मनोज रावत और बीजेपी से आशा नोटियाल चुनावी रण में उतर गए हैं। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। केदारनाथ का चुनाव अब बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। चुनावी मैदान में बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नोटियाल को रण में उतार दिया है। बाकायदा नामांकन भरते हुए शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। ऐसे में बीजेपी को आशा से बहुत आस है कि वो उपचुनाव में जीत हासिल कर पार्टी को जीत की पटरी पर लाने का काम करेंगी, जबकि कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में मनोज रावत से बद्रीनाथ उपचुनाव जैसे करिश्मे की उम्मीद है। केदारनाथ का चुनावी दंगल रोचक इसलिए भी हो गया है क्योंकि यहाँ पर अब लड़ाई कांग्रेस बनाम मुख्यमंत्री के बीच हो गई है, यानी कांग्रेस वर्सेस सीएम धामी। विपक्ष मुख्यमंत्री के चुनावी तंत्र के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने का दावा कर रहा है, जबकि बीजेपी ने तो अपने नेताओं और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की फौज केदारनाथ में खड़ी कर दी है। ऐसे में कांग्रेस का दावा है ये चुनाव बीजेपी के साथ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। एक साल से तैर रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की कुनीतियों के साथ है लड़ा जा रहा है। बुराड़ी के स्लम में बाबा हिमालय में हिम के बीच रहने वाले बाबा को झुग्गी झोपड़ियों और स्लम में स्थापित करने की कोशिश करी। केदारियों का स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। केदारी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 20 तारीख के चुनाव में जैसे आज 0 जोन घोषित कर दिया, 0 घोषित करेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बुराड़ी में मंदिर बनाने चले थे और मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करने लगे। पंच केदार हमने सबने बचपन से सुना, छठा केदार बना रहे हैं। जो बाबा -डिग्री में रहते हैं उनको 40 डिग्री टेम्परेचर में रखने की कोशिश हो रही थी। तो केदारनाथ के लोग नाराज है। अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कें टूटी हैं, इसलिए लोगों में बहुत नाराजी और हम सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मनोज रावत जी इस चुनाव को जीतेंगे। भले ही कांग्रेस केदारनाथ में बद्रीनाथ उपचुनाव को दोहराने का दम भर रही हो, मगर बीजेपी अपनी रणनीति के आधार पर जीत की हुंकार भर रही है, ये कहते हुए कि कांग्रेस के सारे पत्ते, सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। जीत केदारनाथ में बीजेपी की होगी। केदारनाथ की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। केदारनाथ का कायाकल्प किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2013 की आपदा के बाद जो वहां की स्थिति थी, मैंने तब भी देखा था और आज भी मैं जाकर देख चुका हूं। और अभी हाल की जुलाई में आपदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 करोड़ का पैकेज वहां की आपदा राहत पर मुहर लगाने के लिए दिया है, जिसमें 5,600 से अधिक लोगों को उसका लाभ मिला है, उसका भी संदेश पूरे क्षेत्र में है। निश्चित ही उसका लाभ हमारे प्रत्याशियों को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है, इसलिए वो सियासी दलों के प्रत्याशियों के वादों को तोड़ने का काम भी करेगी। ऐसे में 20 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें जनता किसे अपना वोट देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर ऊखीमठ से है। यहां केदारनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने आशा नौटियाल के पक्ष में आयोजित जनसभा में सीएम धामी पहुंचे। सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि बीते 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में तेजी से केदारनाथ का विकास हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए यह लिखा कि ऊखीमठ रुद्रप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी
आशा नोटियाल के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित रहा और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए अनेक विकास कार्य संचालित किए गए हैं। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को उनकी आजीविका के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारपुरी की देवतुल्य जनता आशा नोटियाल को अपना समर्थन देकर भाजपा को प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज की तारीख में कांग्रेस प्रत्याशी के सामने बीजेपी प्रत्याशी कहीं नहीं टिकते। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी वहां की जनता के लोकप्रिय नेता और आज जनता उन्हें फिर से अपना समर्थन देगी। प्रत्याशी चयन के बाद प्रचार में जुटी पार्टियां प्रत्याशी चयन होने के बाद यानी गरिमा दसोनी ये कह रही हैं कि आशा नोटियाल कांग्रेस प्रत्याशी के सामने वो कुछ नहीं। बिल्कुल मैं आशा नोटियाल के साथ मनोज रावत का कोई मुकाबला नहीं देख रही हूं। जिस तरह से मशक्कत करनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी चयन में, उतनी उससे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी अब चुनाव लड़ने में, क्योंकि मनोज रावत एक लोकप्रिय नेता ही नहीं, केदारनाथ विधानसभा के लोगों के पसंदीदा चेहरे हैं। इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल की जो उनका राजनीतिक सफर रहा है उसमें वो केदारनाथ की जनता के साथ बिल्कुल पिलर की तरह कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे हैं। उनकी दुख परेशानी कष्ट में हमेशा खड़े रहे हैं। 2017 में पहली बार विधायक के रूप में जीत के आए मनोज रावत ने मोदी की सुनामी को धत्ता साबित कर दिया। 57 का बहुमत आया था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का, और लेकिन उस सुनामी में भी मनोज रावत केदारनाथ से अपनी सीट बचाने में सक्षम रहे, सफल रहे। उसके बाद जो आगे का 5 साल का उनका एक विधायक के रूप में कार्यकाल रहा, वो 70 के 70 विधायक देख लीजिए, भूतो न भविष्यति उस तरह का काम किसी ने नहीं किया। अपने हर ब्लॉक में पुस्तकालय खोलने का काम किया, युवाओं को बढ़ाने का और पढ़ाने का काम किया, मोनाल फेस्टिवल का हर वर्ष जो है वहां आयोजन करवाया। तो यहां पर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के धनौरी में हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज के छात्रों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर चढ़ गया जब उनकी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई। किसी छात्र की एब्सेंट तो किसी के सब्जेक्ट इधर उधर कर दिए गए। इसी तरह लगभग 250 यानी 250 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए उन्हें फेल कर दिया गया। आज जब छात्रों का गुस्सा काफी बढ़ गया तो उन्होंने कॉलेज के बाहर धरना दे दिया। छात्रों का यह कहना है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ करने में यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन दोनों का ही हाथ। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि गलती सिर्फ यूनिवर्सिटी की है। कई बार संपर्क साधने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने छात्रों के हितों में कोई कदम नहीं उठाया। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कराए थे, जो समर्थ से का जो पहला बैच है हमारा, उसमें हमारे यहाँ प्रथम सेमेस्टर के कुछ बच्चों के, जैसे बीए में अंग्रेजी विषय में 100% बच्चों को फेल दिखाया गया है और वोकेशनल में एब्सेंट दिखाया गया है, जबकि हमारे यहाँ वोकेशनल में 100% बच्चे उपस्थित थे और उसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय को यथासमय और जो कॉपियां थी वो भेज दी गई थी। इसके पश्चात हमने विश्वविद्यालय को कई बार ये रिमाइंड अपना जो इसके निस्तारण के लिए पत्र भी लिखा, त्रुटि सुधार के लिए, और उसके बाद हमने अपने अनुस्मारक रिमाइंडर्स भी भेजे। लेकिन कॉलेज के छात्र हैं और हम भी 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं, इसमें बीएससी बीकॉम सभी छात्र बैठे हैं। हमारे साथ फर्स्ट सेम में ऐसा हुआ कि हमने पेपर दिए सबने और सब बच्चों की एब्सेंट यहाँ से भेजी गई। यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि तुम्हारे कॉलेज की गलती है, ठीक है, और कॉलेज से बोलते हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि तुम करो, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला कॉलेज की ओर से, ना कुछ मिला, ठीक है। दूसरी चीज ये
कि कॉलेज में हम 1 साल से ये चीज बोलते आ रहे, कॉलेज वाले हमें बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा रिजल्ट सही होगा जाएगा, अपडेट होके आएगा, अपडेट होके आएगा। अभी तक अपडेट नहीं हुआ। आज यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 37 की। इन लोगों ने बोला कि तुम अब जाओ और बैक फॉर्म भी भर दो। हम बैक फॉर्म कैसे भर दें? हमारा रिजल्ट ही पूरा गलत बनाया है। जब हमने पेपर दिया हमारी एब्सेंट जा रखी है यहाँ से। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में लकड़ी पड़ाव स्थित एक होटल में अवैध और प्रतिबंधित मीट पकाए जाने की सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। घटना के बाद हिंदूवादी संगठन होटल पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना देते हुए मीट से भरी देग को थाने ले आए। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि होटल में प्रतिबंधित मीट पकाया जा रहा था, जिसे लेकर वो चिंतित थे। थाने पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने खुद ही ये तय नहीं कर पाए कि ये जो मीट है, ये जो हिंदी में कहें तो मांस है, ये किस जानवर का है। इसके बाद पुलिस ने पशु चिकित्सा अधिकारी को भी बुलाया ताकि ये जो मीट है उसकी सही पहचान की जा सके। शिकायतकर्ता मुकेश बोखंडी ने पुलिस को दी गई तहरीर में यह कहा कि दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस मीट की जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें सूचना ये थी कि कुछ व्यक्ति जो है होटल ढाबे पे गौ मांस को पकाया जा रहा है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम संदिग्ध जो मांस था उसे थाने पे लेके आए और उसे कब्जे में लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसमें उसकी जांच की जाएगी। साथ में जो व्यक्ति थे उनसे तहरीर ली गई है और इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीपावली के उपलक्ष्य में अपनी विधायक निधि से स्वीकृति निधि साल 2024-25 से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 11 वार्डों की 47 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र मसूरी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पठन पाठन और खेल सामग्री बांटे। इस अवसर पर उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु पठन पाठन और खेल सामग्री पर आधारित वीडियो का विमोचन भी किया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा के बिना किसी भी देश या समाज का कोई विकास नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी मसूरी विधानसभा के 47 आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को खेल और पढ़ने लिखने की सामग्री देने की शुरुआत की है। आगे उन्होंने कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। का अपनी बात से नहीं कि वहां कितने इतने हजार लोग दौलत है, बल्कि इस बात से कि समाज के कितने लोग शिक्षित और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो चिंतन वो विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति पर विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर काम करती है। उसी श्रृंखला में आज हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 47 आंगनवाड़ी केंद्रों को पठन पाठन व खेल सामग्री वितरित की है। इससे पूर्व 53 विद्यालयों को मैं पहले दे चुका, आंगनवाड़ी केंद्रों को दे चुका हूं। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई विद्यालय ऐसा नहीं यहाँ पर बच्चा जमीन पर बैठता है। हमने संकल्प लिया है कि कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा, क्योंकि ऊपर जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ठंड पड़ती है। और इस अवसर पर कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों के शिकायत आएगी कि उनकी बिल्डिंग छू रही है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। सुबह से ही सभी कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र हुए। इसके बाद उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। तो वहीं 3 सालों से धोखाधड़ी के कई मुकदमों में फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट करने का झांसा देकर इन दोनों भाइयों ने कई लोगों से लगभग 25 करोड़ रुपए की ठगी की है। ठगी करने के बाद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ये दोनों भाई फरार हो जाया करते थे। एसटीएफ इन्हें पकड़ने के लिए बीते 1 साल से इन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि दोनों भाई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर दोनों पर
1000 का इनाम भी पुलिस द्वारा इन पर रखा गया था। तो वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कालाढूंगी से ब्रिटिश काल में बनाई गई उत्तर भारत की सबसे पहली आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया। सन 1858 में डेविड कंपनी ने कालाढूंगी, कोटाबाग, खुरपाताल और मुक्तेश्वर में एक आयरन फाउंड्री की स्थापना की और चारों जगह का नाम रुड़की रखा। इन आयरन फाउंड्री में पहाड़ों पर पाए जाने वाले काले पत्थर को निकालकर गलाया जाता था और कच्चे लोहे का निर्माण किया जाता था। कालाढूंगी क्षेत्र में काला पत्थर ज्यादा पाया जाता है, जिस कारण कालाढूंगी में उत्तर भारत की सबसे आयरन फाउंड्री का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा भी इस आयरन फाउंड्री के संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने के बारे में ये कहा गया था, जिसके चलते आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया और पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने पर सरकार की मंशा बताई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन पर आरोप है कि सोसाइटी ने उत्तराखंड में 92 करोड़ की धोखाधड़ी की और अन्य राज्यों में 189 करोड़ का गबन किया। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के कुशल निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लोगों को कम समय में अधिक ब्याज का लालच देकर उनके पैसे इकट्ठा किए। घटना की जानकारी तब लगी जब एक महिला तृप्ति नेगी ने कोटद्वार स्थित सोसाइटी के मैनेजर और कैशियर के खिलाफ शिकायत की। उनका कहना था कि उन्होंने आरडी खोलने के लिए उनके नाम पर पैसे लिए, लेकिन कोई प्रामाणिकता नहीं दी। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 27 अक्टूबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 महंगी गाड़ियां भी बरामद की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और मामले की जांच फिलहाल अभी जारी है। ये 5 लोग एक LUCC जो कि लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काम कर रहे थे और ये लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे, जिसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ऑयल फील्ड्स में, रिफाइनरीज में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे, जिसका अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है, देनदारी है पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहेंगे वॉइस। नमस्कार।